नमस्ते दोस्तों, मैं मुरवशा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में मैं हार गई इस कहानी संग्रह में आने वाली पहली कहानी ईसा के घर इंसान, इस कहानी को देखा था। आज हम दूसरी कहानी गीत का चुंबन यह देखने वाले हैं। मैं हार गई मनु भंडारी द्वारा लिखित जो कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह में मैंने कहा था जैसे कि 12 कहानियाँ हैं, 12 कहानियों को लेकर 12 वीडियो में बनाने वाली हूँ। तो गीत का चुंबन ये दूसरी कहानी इस कहानी संग्रह में आती है। बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका का ये कहानी संग्रह है और गीत का चुंबन इस कहानी संग्रह में आने वाली दूसरी कहानी है। ठीक है, तो इस कहानी को शुरू करने से पहले इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं इसको हम देखेंगे। मनु भंडारी द्वारा लिखित इस कहानी के प्रमुख पात्रों में पहला नाम आता है कनिका, जिसको प्यार से घर वाले उसको कुन्नी बुलाते हैं। ठीक है, तो कुन्नी यानी कनिका, इसकी एक कहानी है। यह एक ऐसी नौजवान लड़की है जो बिन माँ बाप की है, अपने मौसी के घर में रहती है। मौसी ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है और गाती बहुत अच्छा है, शर्मीली है, संस्कारी है और पढ़ लिख रही है। आजकल वो शिक्षा ले रही है। कनिका और कुन्नी इस कहानी की प्रमुख नायिका है। दूसरी उसकी मौसी, तीसरे माथुर साहब और माथुर साहब की पत्नी मिसेज माथुर, और अंतिम जो इस कहानी का प्रमुख पात्र है निखिल चौधरी। और बहुत ही प्रमुख इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इस कहानी का वही नायक हो सकता है। कनिका और निखिल चौधरी के जीवन को लेकर लिखी गई इस कहानी में कनिका इस कहानी की केंद्र बिंदु में आती है। कनिका एक नौजवान लड़की है, बहुत अच्छा गाती है और उसकी मुलाकात निखिल चौधरी नामक एक कवि साहित्यकार जो अच्छा लिखते हैं, गीत लिखते हैं, जिसके गीतों को स्वरबद्ध करने का काम बाद में कनिका करती है। ठीक है, तो इसीलिए गीत का चुंबन ये शीर्षक इस कहानी को दिया है। गीत यानी जो हम लिखते हैं कविता वगैरह, उसको गाना या उसको स्वरबद्ध तरीके से जो गाया जा सके, ऐसी पंक्तियाँ जो गीत, और उसको गाने वाली ये जो कनिका है, गीत है निखिल के और गाने वाली है जो कनिका। ठीक है, तो इस तरह एक प्रमुख पात्रों का कुछ परिचय हो गया। कहानी को हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, कनिका नामक लड़की की यह कहानी है जो अपने मौसी के कहने पर माथुर साहब की पार्टी में चली जाती है। पहले तो उस पार्टी में जाना नहीं चाहती थी या उसे उस पार्टी में जाने की इच्छा नहीं है। उसके अनुसार वो कोई ऐसी बड़ी गायक नहीं है कि ऐसे बड़े बड़े पार्टी में जाकर जान पहचान बढ़ाए या वहाँ गाए। मौसी को पहले तो वो कोसने लगती है। पार्टी में मिसेज माथुर और माथुर साहब, इन दोनों ने उसका अच्छा स्वागत किया। शहर के जो प्रसिद्ध कवि या साहित्यकार, बहुत सारे बड़े बड़े नेतागण, बहुत सारे लोग उस पार्टी में आए हुए रहते हैं। और उस पार्टी में निखिल चौधरी नामक एक कवि, साहित्यकार, गीतकार आए हुए हैं, जिसका परिचय भी जो माथुर साहब ने इसको या कनिका को करवा दिया है। कनिका का भी परिचय उनको करवा दिया है। कनिका को प्यार से लोग कुन्नी बुलाते थे। उसके गाने की प्रशंसा भी होती है। कनिका बहुत अच्छा गाती है, ये भी कहा जाता है। साथ में वो बहुत संस्कारी है, शर्मीली है, यह भी कहा जाता है। उसे गाने के लिए कहा जाता है वह निखिल चौधरी द्वारा लिखा हुआ एक गीत और अपना एक दूसरा गीत, ऐसे 2 गीत वहाँ पर गाती है उस पार्टी में। जिस पार्टी का उद्देश्य रखा गया था उसके अनुसार लोगों ने उस पार्टी में गाया। बहुत सारे लोगों ने कविता सुनाई, गज़लें, शेरो शायरिया, बहुत सारे किस्से सुनाए। किसी ने गाया, किसी ने वहाँ पर डांस किया और किसी ने अपने गीत प्रस्तुत किए। मतलब एक साहित्यिक संगोष्ठी के साथ साथ सांस्कृतिक बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोगों में जो कलाएँ थी, वो कलाएँ वहाँ पर, बहुत सारे कलाकार भी थे, वो कलाएँ वहाँ पर प्रस्तुत की गई। उसके बाद निखिल ने कनिका को एक गीत गाने के लिए कहा। इसके पहले कि कनिका कुछ कह देती या ना नुकर कर देती, उससे पहले ही जो माथुर साहब थे, माथुर साहब ने कनिका का उठकर परिचय करवा के दिया और कहा कि कनिका अब गीत गाने वाली है। इच्छा न होते हुए भी मजबूरन उसे गीत गाना पड़ता है और एक गीत वह उसी निखिल चौधरी का गीत गाती है, जिसके गीतों को वह हमेशा गाती रही है। वह निखिल चौधरी आज उसे प्रत्यक्ष रूप में उसकी भेंट हुई थी।
कनिका का जो परिचय होता है, कनिका को वो गीत गाना पड़ता है। कनिका का गीत सबको बहुत पसंद भी आता है और वो बहुत अच्छा गाती भी है। लेकिन निखिल को ये गीत बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि निखिल का वो खुद लिखा हुआ गीत था। उसे इसलिए अच्छा, ऐसा नहीं था कि उस पार्टी में बहुत सारे लोगों ने गाया है और किसी का भी गीत कनिका से अच्छा नहीं था, ऐसा भी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने भी बहुत सारे गीत अच्छे गाए थे। लेकिन निखिल को कनिका का गीत इसीलिए पसंद आया क्योंकि कनिका ने उसका गीत स्वरबद्ध तरीके से गाया था और जिस दर्दनाक तरीके से कनिका ने वो गीत स्वरबद्ध किया था, वह जो निखिल को बहुत पसंद आता है। ऐसा लग रहा था कि वो गीत कनिका ने ही पूरा कर दिया। निखिल ने जो अधूरापन उस गीत में छोड़ दिया था, कनिका ने उसे पूर्ण कर दिया है। हो अब तो जो दोनों की मुलाकात हो जाती है, परिचय या पहचान हो जाती है। बाद में कनिका जो अपने मौसी को अब तक कोस रही थी, बाद में खुश भी हो जाती है। उसे लगता है कि यहाँ पार्टी में आकर बहुत अच्छा लगा। और पार्टी ख़त्म होने के बाद कनिका अब और निखिल एक दूसरे की जान पहचान होने के बाद एक दूसरे को अपने घर आने का आश्वासन देकर चले जाते हैं। पार्टी के 5वें दिन निखिल कनिका के ड्राइंग रूम में अर्थात कनिका के घर आ गया है और ड्राइंग रूम में बैठे हुए कनिका, कनिका की मौसी और निखिल, ये तीनों भी बातें कर रहे हैं और ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे इनकी बरसों से पहचान हो। कनिका के बारे में निखिल इतना जान पाता है कि कनिका की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और बचपन में ही गुजर जाने के कारण इसका लालन पालन पोषण जो कुछ है वह उसके मौसी ने किया है, उसको पाला पोसा है, बड़ा किया है। उसके बाद कनिका अब तक जो कनिका है निखिल के सामने शर्माती थी बातें करने के लिए और अब इसके बाद वह शर्माती नहीं, वह खुलकर बातें करती है। निखिल को और उसके और कई गीत जो उसने स्वरबद्ध किए थे वो भी सुनाती है, जिसमें से एक निखिल द्वारा ही लिखा हुआ गीत था। ऐसा निखिल उसे रेडियो पर गाने की सलाह देता है, आश्वासन देता है और कहता है कि तुम रेडियो पर गाओ और वहाँ पर ये कहकर वो चला जाता है। 2 दिन तक कनिका रियाज़ करती रही कि मैं रेडियो पर क्या गाऊंगी, कौन सा गीत गाऊंगी। और निखिल आकर उसे ऑडिशन देने के लिए लेकर जाता है, अपनी गाड़ी खुद लेकर आता है, उसे बिठाकर वो ऑडिशन देने के लिए लेकर जा। ऑडिशन अच्छा रहता है, फिर इसके बाद उसको नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगते हैं। निखिल के आग्रह पर वह एक सांस्कृतिक समारोह में भी गाती है। इसके बाद इस जान पहचान के बाद, इस शोहरत के बाद अब कनिका काफ़ी मशहूर हो गई है। सभी लोग उसको जानने पहचाने लगे हैं और इस वजह से जो कनिका का नाम काफ़ी फैल जाता है। इसका पूरा श्रेय कनिका और उसकी मौसी निखिल को देती है क्योंकि वह जानती है कि निखिल नहीं होता तो कनिका के इस कला या हुनर की कोई पहचान नहीं होती और एक दूसरे की कलाएं जैसे एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद निखरने लगती है। निखिल का गीत और कनिका का आवाज़ या उसका स्वरबद्ध जो तरीके से गाना, ये दोनों की कलाएं अपनी अपनी निखरने लगती। जैसे जैसे इन दोनों की कलाएं निखरने लगी थी या निखर रही थी, वैसे वैसे दोनों की निकटता भी बढ़ती जा रही थी। उसमें एमए पास होने के बाद या कनिका ने एमए पास कर लिया है इन दिनों और आजकल वो छुट्टियों पर है या छुट्टियों के मूड में है। एक दिन वह ऐसे ही घर में अपने लॉन पर बैठी हुई अपने ही विचारों में, विचार शून्य है लेकिन बैठी हुई मग्न है, तभी वहाँ निखिल आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। निखिल के बहुत दिनों बाद घर आना कनिका को थोड़ा सा एक शिकायत भरा लगता है और वो शिकायत ही भी करती कि इतने दिनों तक तुम कहाँ थे। अब जो व्यक्ति हमेशा संपर्क में रहता है और अचानक संपर्क टूट गया तो किसी की भी मन में बेचैनी उत्पन्न हो सकती है और निखिल के बहुत दिनों के बाद आने के बाद कनिका के साथ भी ऐसा ही होता है। दोनों आपस में बातें करते हैं, पढ़े हुए उपन्यास, मतलब कनिका ने अब जो कॉलेज छूटने के बाद इन दिनों खाली दिनों में क्या किया, तो कनिका कहती कि मैंने बहुत सारे उपन्यास पढ़े हैं और उन उपन्यासों की जो विषय वस्तु थी वो उस उपन्यास की विषय वस्तु बता दी थी कि स्त्री पुरुष के विभिन्न जो संबंध होते हैं उन संबंधों को लेकर इस कहानी में या इन उपन्यासों में बात की गई है। निखिल के विचार इस संबंध में थोड़े से जायज़ और अत्यंत जायज़ और नैतिक थे, लेकिन कनिका इस मामले में थोड़ी सी व्यवहारिक थी। व्यवहार किताबों में अलग और व्यवहार में अलग, ऐसा कनिका का विचार था। एक पुरुष और स्त्री का दोस्त होना आज आम बात है। अभी वर्तमान में एक स्त्री और एक पुरुष दोनों
दोस्त अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन कुछ मर्यादाओं का ध्यान भी रखना पड़ता है। लेकिन पहले ज़माने में ये बात आम नहीं थी, और हो सकता है कि मनु भंडारी ने जिस तत्कालीन समय में ये कहानी लिखी, तो लिखते समय उनके मन में एक थोड़ी सी उथल पुथल होती होगी और एक स्त्री पुरुष संबंध के बारे में ये विचार होते होंगे। निखिल आधुनिक होकर सोचता है और विदेशों में स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर खुला दृष्टिकोण है, यह बताता है। जहाँ मनु भंडारी की और राजेंद्र यादव जी की भी अगर बात करें, तो राजेंद्र यादव जी के साथ और मनु भंडारी जी के साथ ऐसे बहुत सारे मित्र पुरुष या मित्र स्त्रियाँ थी, लेकिन इनकी आपसी जो तत्कालीन समय में दृष्टिकोण था, आज वैसा दृष्टिकोण नहीं रहा। आज खुले दिमाग से लोग सोचते हैं और एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन यहाँ व्यवहारिक अगर बात की जाए, तो यहाँ कनिका का विचार भिन्न है। कनिका को लगता है कि एक स्त्री और पुरुष दोस्त होते हैं, लेकिन इनमें कुछ मर्यादाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। निखिल की बातें, जो कनिका की बातें एक दूसरे से हो रही, तभी कनिका की मौसी आती है। दोनों में काफ़ी इस विषय को लेकर बहस होती है। निखिल द्वारा दिया हुआ एक दर्दनाक गीत कनिका ने 2-4 दिन में स्वरबद्ध कर दिया है। सवेरे से उसे वो गुनगुना रही है, वह निखिल की प्रतीक्षा कर रही है कि कब वह आए और कब वह गीत उसे सुनाए। संध्या के समय निखिल आता है, तब बारिश हो रही है और बारिश हो रही है, इसने अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली है। कनिका अपने कमरे के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके रियाज कर रही है। उसके चेहरे पर जैसे भाव उमड़ रहे हैं। जिस तरह गीत है, उसी तरह गीत से संबंधित जो भाव उसके उमड़ रहे हैं, और उस गीत में वह भाव विभोर होकर गा रही, इतना मग्न हो चुकी है कि निखिल कब आता है, कब उसके पास बैठ जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। उसके चेहरे पर वह भाव साकार हो उठे। निखिल वह गीत सुनकर मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। गीत समाप्ति के बाद भी दोनों भी उसी स्थिति में मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं और गाने के नशे में जैसे डूब गए हैं। कनिका वैसे ही बैठी हुई है, तभी न जाने निखिल को क्या हो जाता है कि वह उठकर कनिका को बाहों में भरकर उसका चुम्बन ले लेता है। अब कनिका की चेतना उसके बाद तुरंत आ जाती है। वह गुस्से के मारे निखिल के गालों पर एक चाटा मार देती है। यह तूने क्या किया, ऐसा कहती है। निखिल पर उसका बहुत विश्वास था, क्योंकि संबंधों के बारे में उपन्यासों में पढ़ना, कथाएं पढ़ना एक अलग बात थी, लेकिन व्यवहार में उसको लाना एक दूसरी बात थी। इसीलिए इस बात को वह जैसे स्वीकार नहीं कर पाती है, और निखिल पर उसका गुस्सा आना जैसे हमें जायज़ लगता है। लेकिन एक बात दूसरी भी है कि निखिल अपना दूसरा पक्ष यहाँ रखता है। निखिल को लगता है कि ज़रा सी बात पर इतनी नाराज़गी क्यों हो रही है, लेकिन कनिका के लिए ये ज़रा सी बात नहीं थी। निखिल वातावरण को शांत करते हुए बरसते पानी में लौट जाता है। कनिका उसे जाते हुए तो देखती है, लेकिन उसको रोकने का प्रयास बिल्कुल नहीं करती, लेकिन वहाँ पर वो रोने लगती है। अब रात भर रो रही है कनिका, सोचती है कि निखिल पर उसका कितना भरोसा था, और मौसी भी उसको कितना भरोसा करती है। अगर भरोसा नहीं करती होती तो एक पराये पुरुष को, अपनी बेटी को ऐसे अकेले घर में नहीं छोड़ती। तो भरोसा है, इसीलिए वो छोड़कर जाती है, और नहीं तो वो कनिका और निखिल को ऐसे खुलेआम मिलने नहीं देती, घूमने फिरने नहीं देती। रात में गुस्से के आवेग में वो रोने लगती है और सो जाती है। सुबह खिन्न भाव के साथ वह उठती है। संध्या को फिर निखिल की राह देखती है, इंतज़ार कर रही है कि निखिल कब आए, कब बातें करे, और ये दोबारा ऐसी हरकत न करे, ऐसे मैं उसे बता दूंगी और दोनों की सुलह हो जाएगी। लेकिन होता ऐसा है कि निखिल घर नहीं आता। जो जो समय बीतता जाता है, कनिका की बेचैनी बढ़ती जाती है। दूसरे दिन भी वह नहीं आता है, जिस कारण कनिका का मन अब व्याकुल हो उठने लगता है। अपने आत्मसम्मान के वजह से वह रो रही है। दूसरे दिन निखिल आता है और कनिका से क्षमा मांगता है। 2-3 दिन के बाद वो आ जाता है। आने के बाद वो उसको क्षमा मांगने लगता है। कनिका भी उसे समझाने का प्रयास करती है। वो बात भूलने के लिए कहती है, जो उसने चांटा मारा था वो बात भूलने के लिए कहती है। कनिका को लगता है कि निखिल नहीं होता तो कनिका को ये शोहरत हासिल नहीं हो सकती थी। कनिका का जो ये नाम है वह कभी नहीं हो सकता था। आज उसके वजह से सब उसे जानते हैं, पहचानते हैं। अर्थात निखिल के उपकार को वह भूली नहीं है। लेकिन निखिल अभी भी नाराज़ है, और निखिल उसे कहता है कि मैं अब मद्रास जा रहा हूँ, और मद्रास जाने की सूचना देकर वो चला जाता है। कनिका उसे रोकने का प्रयास
करना चाहती लेकिन कर नहीं पाती है। निखिल के मन विषाद को वो धो नहीं पाई थी। निखिल चला गया है, उसने मुड़कर भी नहीं देखा है। अक्सर हम कहते हैं कि चला जाने वाला अगर मुड़कर देख लेता है तो आने की आशा तो हो जाती है, लेकिन ये मुड़कर भी नहीं देखता, इसका मतलब वो हमेशा के लिए चला जा रहा है। कनिका खोई खोई सी खड़ी थी, वो रोने लगती है। उसे लगता है कि निखिल ने उसके गुस्से को क्यों नहीं समझा। मैं एक संस्कारी लड़की हूँ और आज तक बचपन से अभी तक मुझ पर जो संस्कार है उसका ही कारण ये था कि मैंने उसका विरोध किया। कोई भी लड़की पहली बार या पहली बात की इस प्रतिक्रिया को ऐसा ही उत्तर देगी ना, ये स्वाभाविक नहीं था क्या? वह उस रात करवटें बदलती रही और रोती रही। एक सप्ताह बाद निखिल का पत्र उसे मिल जाता है। वह लिफाफा देखकर वो खुश हो जाती है। निखिल ने लिखा है, तो पत्र क्या लिखा है थोड़ा सा देखिए। निखिल अपनी भाषा में या अपने शब्दों में कह रहा है कि मैं चलने से पहले तुमसे माफ़ी मांगने आया था, पर यहाँ पर आने के बाद पत्र लिखने की इच्छा हुई। उस दिन के व्यवहार से निखिल बहुत उदास और लज्जित था। निखिल आज तक जितनी भी लड़कियों के साथ मिला था, उन लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें करने के बाद लड़कियां उसे प्रोत्साहन देती थी। इस कारण उसने कनिका को भी उसी नज़र से देखा, एक ही कोटि में सभी लड़कियों को रखा। वह आज समझ गया था कि शारीरिक संबंध के बिना भी एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं। वह कनिका को श्रेष्ठ, उच्च और एक असाधारण लड़की कहता है और फिर से अपनी गलती की क्षमा मांगता है। गलतियां इंसान से हो जाती हैं, यह कहता है और माफ़ी मांगता है। पत्र पढ़कर कनिका के आँखों से अश्रु बहने लगते हैं और पत्र के अक्षर अश्रु के कारण अस्पष्ट दिखने लगते हैं। वह पत्र शायद पूरा नहीं पढ़ सकी थी और उसने गुस्से के मारे वह पत्र फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। फिर वह तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगती है और कहानी का अंत हो जाता है। अर्थात इस कहानी की मनोदशा, एक स्त्री की मनोदशा किस तरह है और एक स्त्री क्या चाहती है कोई नहीं समझ सकता। इसी तरह इस कनिका के मन में क्या था वो भी नहीं समझ। आखिर वो खुश थी या नाराज़ थी, लेकिन निखिल जैसा अच्छा दोस्त भी वह छोड़ना नहीं चाहती थी। उस दोस्त के चले जाने के कारण उसको गम भी है, दुख भी है और उस दोस्त के हरकतों पर भी उसको दुख है, क्योंकि वो एक स्त्री की मनोदशा को क्यों नहीं समझ पा रहा है। स्त्री अगर चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, अगर कनिका भी चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, उसे खुले रूप में बातें कर सकती या वो उस आम स्त्रियों की तरह उस बहती हुई धारा में, भावनाओं में बह सकती थी। लेकिन वहाँ वो बहती नहीं है, उसका विरोध करती हैं। कुछ ऐसी ही लड़कियाँ हैं जो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जीना चाहती है, लेकिन एक पुरुषवादी विचार उसको उसी नज़र से अगर देखता है तो वहाँ पर एक चोट उसकी भावनाओं को लगती है, उसके व्यक्तित्व को रखती है और वह दुख सहती रहती है। कनिका जैसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जो विरोध करना चाहती हैं और चाहकर भी विरोध नहीं कर पाती, लेकिन कनिका ने विरोध किया है। लेकिन विरोध करने के बाद उसका जो परिणाम ये होता है कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते। अगर शारीरिक संबंध की बात बाजू में रख दी जाए तो एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं और सिर्फ मर्यादाओं का ख्याल रखना पड़ता है। इस कहानी से और इस गीत के चुंबन, इस कथा से हमें इतना ही लेना लगता है कि स्त्री की मनोदशा, उसकी संवेदना हमें जानना बहुत ज़रूर। किसी के भी मन को नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन उसके किए गए विरोध को तो समझा जा सकता है। तो इसी बात को मनु भंडारी ने बहुत ही बारीकी से संवेदनाओं के साथ प्रस्तुत किया है और इस कहानी के कुछ निष्कर्ष जैसे बन पड़ते हैं वह इस तरह है। स्त्री मन की संवेदना है, समाज मान्य दोस्ती नहीं होती, क्योंकि लड़का और लड़की आज भी भारतीय समाज में दोनों दोस्त होना मतलब एक आधुनिकतावादी विचार या बहुत बोल्ड विचार जिसको समझा जाता है, आज भी उसको स्वीकारा नहीं जाता। अक्सर पहले दिमाग में जो घंटी बजती है अगर लड़का और लड़की दोस्त हैं तो एक थोड़ी सी अलग बेचैनी, बाद में उसको स्वीकारा जाता है। हो सकते हैं विचार बदलने चाहिए। और स्त्री पुरुष संबंधों पर यहाँ पर चर्चा की गई है। संगीत का परिचय है इसमें। गीत का चुंबन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो गीत देता है उसी का स्पर्श यहाँ पर दिखाया गया है और उसी गीत को स्वरबद्ध करके उसने अपनी आवाज़ देके इतनी महारत, इतनी शोहरत हासिल की है।
और एक संस्कारी लड़की की कथा, जिसको संस्कार ही कहेंगे क्योंकि माँ बाप ने बचपन से ये कहा गया है कि एक लड़के के साथ किस तरह रहना है। अगर किसी का स्पर्श भी हो जाता है तो एक तरह सा वो स्पर्श अनभिज्ञ लगने लगता है, उस स्पर्श से आकर्षण होने लगता है और मन में तरह तरह के भाव उमड़ने लगते हैं। उस भाव को इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं हार गई मनु भंडारी द्वारा लिखित ये जो कहानी संग्रह है, हम दूसरी कहानी इस कहानी संग्रह की लेकर आएंगे जल्द ही। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकती हूँ। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।